हेलो बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 7 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग थ्योरी क्लियर करेंगे। थ्योरी क्लियर करने के बाद हम लोग उसके एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। तो बच्चों लीनियर इक्वेशन का अगर एक पेयर गिवन है, समझो दो लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अब ये दोनों लीनियर इक्वेशन के लिए तीन सिचुएशन पॉसिबल है। या तो इनसे रिलेटेड जो लाइंस बनेंगी, लीनियर इक्वेशन अगर है तो ऑब्वियसली उसका ग्राफ जो होगा एक वो स्ट्रेट लाइन होगा। आइदर जो स्ट्रेट लाइंस बनेंगी वो इंटरसेक्ट कर जाएगा, या तो वो स्ट्रेट लाइंस पैरेलल होंगी, या वो स्ट्रेट लाइंस कोइंसिडेंट होंगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगी, राइट। तो देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फर्स्ट इज कंसिस्टेंट सिस्टम, सेकंड इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम। पहली बात, तो कंसिस्टेंट सिस्टम होता क्या है? कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब है बच्चों सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना। इनकंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब क्या है? सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करना, राइट। अगर कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या सॉल्यूशन एक हो या एक से ज्यादा हो, तब हम कहेंगे वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। अगर कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तब हम कहेंगे वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है वो इनकंसिस्टेंट होगा। अब सर कंसिस्टेंट में भी दो टाइप्स है। किसी भी पेयर का सॉल्यूशन क्या होगा? या तो एक निकलेगा या एक से बहुत ज्यादा निकलेंगे। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब है लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। इस तरीके का कुछ कंडीशन, एक पॉइंट पे अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हम कहेंगे दिस इज द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। उसकी कंडीशन क्या होती है? a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। a1 b1 a2 b2 क्या है? दीज आर कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y इन बोथ द इक्वेशंस। दोनों इक्वेशंस में x और y के जो कोएफिशिएंट्स हैं a1 b1 a2 b2, इनमें कुछ रिश्ता है। रिश्ता क्या है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तब हम कह देंगे कि भैया ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। दूसरा केस क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का मतलब क्या है बच्चों? इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब एक से ज्यादा सॉल्यूशन। कितने वो हमें पता नहीं है, बहुत सारे सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सॉल्यूशंस अगर होंगे तो उनको कहा जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है बच्चों? लाइंस विल बी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप कर जाएगी। इस तरीके की बातें हम लोग ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस में भी कर चुके हैं। आप लोग वो लेक्चर भी एक बार देख लीजिए, आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी फॉर द टाइम बिंग हम आगे बढ़ते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का मतलब वो कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब लाइंस एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाएगी इस तरीके से, ठीक है। जो लाइन होगा वो एक ही लाइन होगी, इनफैक्ट एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जो है वो ओवरलैप कर जाएगी। दैट कंडीशन इज कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। इस केस में हम क्या कहेंगे? उस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स है सब सॉल्यूशंस होंगे। ऑल पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा। उस केस में कंडीशन क्या बनेगी? a1/a2 equals to b1/b2 equals to c1/c2, ठीक है। क्या कंडीशन है? यूनिक सॉल्यूशन के दो केसेस, इंटरसेक्टिंग लाइंस a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट ही ना करें, मतलब पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट करेंगी क्या? इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो सॉल्यूशन भी नहीं होगा। दैट मींस कुछ इस तरीके का केस, ठीक है। ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल होगी। पैरेलल होगी तो कभी मिलेंगी नहीं आगे जाके, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो कोई सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। उस केस में कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो हमने बच्चों तीन केसेस पढ़े। कंसिस्टेंट सिस्टम में हमने दो केसेस पढ़े, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम में हमने एक ही केस पढ़ा है, नो सॉल्यूशन, दैट इज पैरेलल लाइंस। कंडीशन क्या है? यूनिक सॉल्यूशन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। एंड नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट सिस्टम a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, वेयर a1 b1 a2 b2 आर कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y। c1 c2 क्या है? c1 c2 आर कांस्टेंट टर्म्स ऑफ बोथ द इक्वेशंस। देखो बच्चों, इसका एप्लीकेशन क्या है? हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, लेकिन इसकी जरूरत ही क्या है? जरूरत ऐसे है कि हमको दो इक्वेशंस दे दी जाएंगी और हमसे कहा जाएगा फाइंड दैट
इन इक्वेशंस का जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है, एंड इफ सोल्यूशन एग्जिस्ट देन फाइंड द सोल्यूशन। आपसे कहा जाएगा इन केस इफ देयर इज अ यूनिक सोल्यूशन फाइंड दैट सोल्यूशन। फिर हम सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड जो हमने लास्ट लेक्चर्स में सीखा है वो अप्लाई करके हम उसका आंसर निकाल लेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। बस ये है इस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन। तो हम विदाउट वेस्टिंग टाइम इसके एग्जांपल्स शुरू करते हैं। आप लोग बस वीडियो में बच्चों एंड तक बने रहना, वीडियो स्किप मत करना एंड एक पेन और कॉपी लेके बैठो, साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते चलना। हम आगे बढ़ते हैं एग्जांपल्स की तरफ। चलो तो फटाफट से हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है, डिटरमाइन वेदर द सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट। इसका मतलब क्या है? हमें पहले तो चेक करना है तीनों में, वो a1/a2 b1/b2 c1/c2 लगा के, ठीक है। अगर यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, क्या थी यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये चीज सेटिस्फाई हो जाएगी तब हम आगे सॉल्व करेंगे, नहीं तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 2x + 3y = 7, 6x + 5y = 11। पहला काम क्या है बच्चों? हमको कांस्टेंट टर्म हमेशा राइट हैंड साइड पे नहीं चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2x + 3y - 7 = 0। इसको लिख देंगे 6x + 5y - 11 = 0। कोई टेंशन? नो सर। अब क्या करना है हमको? सिंपली a1/a2 b1/b2 c1/c2 चेक कर लेना है। चेक कैसे करेंगे? a1/a2 मतलब 2/6, b1 अभी मैंने इक्वल कुछ नहीं लगाया, मैं फाइंड आउट कर रहा हूं बस, है ना। a1/a2 2/6, b1/b2 कितना आ जाएगा? 3/5 और c1/c2 -7/11। ध्यान से देखो, 2/6, 2 1 2 3 ये आ गया 1/3, ये आ गया 3/5 और ये आ गया माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा 7/11। यार माइनस कैंसिल हो गया 7/11। सर हम डायरेक्ट भी तो लिख सकते थे, c1/c2 7/11 लिख सकते थे, लेकिन जनरल फॉर्म क्या बोलता है, बोर्ड में क्या चीज एक्सेप्टेड होगी वो यही है कि आपको कांस्टेंट टर्म को हमेशा लेफ्ट साइड पे ले जाना होगा, ठीक है। राइट हैंड साइड पे हमेशा 0 होना चाहिए। एक लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बच्चों? राइट हैंड साइड पे हमेशा क्या होना चाहिए? 0, ठीक है। तो अब इस केस में देखो आप, ये a1/a2 है, b1/b2 है, क्या ये इक्वल है? क्या ये नॉट इक्वल है? तो हम कह देंगे इट इंप्लाइज a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। मतलब कैसा सोल्यूशन है? इट इंप्लाइज यूनिक सोल्यूशन, है कि नहीं? और 7/11 जब c1/c2 भी तो नॉट इक्वल है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। जब ये दोनों ही अनइक्वल आ गए तो हमने कह दिया भैया यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब यूनिक सोल्यूशन है तो उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे, सिंपल। जैसे लीनियर इक्वेशन अपन सॉल्व करते थे एलिमिनेशन से, उस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कैसे? सो इट इंप्लाइज 2x + 3y = 7 और ये है 6x + 5y = 11। हम सिंपल इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से, ठीक है। 3 से क्यों किया? क्योंकि ये 6x है और इसको भी 6 बनाना है। इट इंप्लाइज फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 6x + 3 3 9y = 7 3 21। ये इक्वेशन सेम टू सेम लिख देंगे। ये एज इट इज क्यों लिखेंगे? सेम क्यों? क्योंकि इसको हमने किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया है। 6x + 5y = 11। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कैंसिल, 9y - 5y 4y = 21 - 11 10। मतलब y आ गया मेरे पास 10/4, मतलब y आ चुका है 5/2। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें x मिल जाएगा। सो 2x + 3 × 5/2 = 7। सो 2x = ये 15/2 होगा, वहां जाके 7 - 15/2 दैट इज 2 एलसीएम आ गया, 7 2 14, 14 - 15 ये आ गया 2x। ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये 4 बन जाएगा, तो x आ गया अपॉन में 4 और ऊपर -1। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है।
इन केस देयर इज अ यूनिक सोल्यूशन फाइंड दैट सोल्यूशन का मतलब क्या है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो हमें वो सोल्यूशन फाइंड आउट करके बताना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन बच्चों 3-3 नंबर में मिल जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, बड़ा इजी सा टॉपिक है और नंबर स्कोर करना बहुत इजी है इस तरीके के क्वेश्चन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 6x + 5y = 11, 9x + 15/2y = 21। पहला काम वही करेंगे हम, कांस्टेंट टर्म को इधर लाएंगे, दोनों ही कांस्टेंट टर्म्स को, क्या आ जाएगा 6x + 5y - 11 = 0, ये हो जाएगा 9x + 15/2y - 21 = 0। नाउ a1 upon a2, b1 upon b2 एंड c1 upon c2 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो a1 upon a2 मतलब 6/9, दूसरा हो जाएगा b1 upon b2 5, अभी 15/2 है बच्चों, पूरा फ्रैक्शन है, तो होल अपॉन, ये b1 तो 5 लिख दिया मैंने, b2 क्या होगा 15/2, 5 होल अपॉन 15/2। इस तरीके से देखो बच्चों, लिखने में गलती मत करना प्लीज, है ना, लिखने में हमें गलती नहीं करनी है, ओके। ये 5 b1 लिखा है मैंने और अपॉन b2 था तो b2 की जगह मैंने 15/2 लिख दिया, और c1 अपॉन c2 मतलब -11/-21, ठीक है। तो ये हो गया 3 2 जा 3 3 जा, ये आ गया मेरे पास 2/3। ये देखो 5, ये जो है ना बच्चों 15/2, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2/15 बन जाएगा। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं, आपको नहीं पता तो एक बार फिर से देख लो। सिर्फ ये जो नीचे डिनोमिनेटर होगा, अगर ये एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो फ्लिप हो जाएगा, इस तरीके से रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 15/2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा कैसे, तो ये 2/15 होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा ये 11/21 तो थे, तो हमारे पास आ चुका है 2/3, ये कितना हो गया 5 1 जा 5 3 जा, ये भी हो गया 2/3 और ये हो गया 11/21। दैट इज इट इम्प्लाइज क्या है, ये a1 अपॉन a2 ये इसके इक्वल है क्या, इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्या ये इक्वल है क्या, ये नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल टू 11/21। ये मेरी कंडीशन आ गई। अब ये कंडीशन कौन से केस में सेटिस्फाई होती है बताओ, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, ये होगा इनकंसिस्टेंट मतलब पैरेलल लाइंस, दैट इज ये हो जाएगी पैरेलल लाइंस, ठीक है। दैट इज नो सॉल्यूशन, दैट इज नो सॉल्यूशन। हम यहां पे सिंपली लिख देंगे, दैट इज, यहां पे लिख देते हैं दैट इज नो सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन जो है वो पैरेलल लाइंस की है, ठीक है। देखो हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, हमने पहले भी किस तरीके से किया, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 कैलकुलेट किया, यहाँ पर भी हमने यही तीनों चीजें कैलकुलेट कर दी और उसके बाद में चेक किया क्या ये इक्वल है या अनइक्वल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड एग्जांपल, अगेन वही करना होगा हमको, सबको LHS पे लेके आना होगा। दिस इज -3x + 4y - 5 = 0, ये हो जाएगा 9/2x - 6y, ये प्लस 15/2 तो एज इट इज रहेगा, क्यों, क्योंकि ये चीज तो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब चेक करेंगे हम क्या, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। चलो भाई a1 अपॉन a2 क्या होगा, देखो साइन के साथ लिखना है, ये 3 के साथ -3 पूरा जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो हमें विद साइन लिखना है सब कुछ। तो यहाँ आ जाएगा -3 होल अपॉन, ये 9/2 पूरा फ्रैक्शन आएगा क्या, पहले भी हम बता चुके हैं आपको। चलो ये आ गया 4 अपॉन पूरा साइन के साथ आएगा -6, ठीक है, -6 समझ में आ रहा है क्या बच्चों। चलो ये c1 अपॉन c2 मतलब ये पूरा -5 आएगा ना, -5 अपॉन 15/2 होल अपॉन में, ब्रैकेट्स अगर यूज करोगे तो मुश्किलें आसान हो जाएंगी, ठीक है। ये हो गया -3 इंटू ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल 2/9, ये लिखा है 2 2 जा 4 2 3 जा 6, माइनस ऊपर मतलब -2/3 लिखा है, ठीक है। और ये हो जाएगा -5 इंटू 2/15 ऊपर जाके रेसिप्रोकल। अब देखो ध्यान से 3 1 जा 3 3 जा, ये माइनस साइन एज इट इज -2/3, ये -2/3 लिखा ही है, वेरी गुड। ये 5 1 जा 5 3 जा, ऊपर माइनस है तो -2/3। दैट मींस इस केस में क्या मिल गया आपको, तीनों इक्वल हैं, दैट इज a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन
C2 ये कौन से कंडीशन, ये कंडीशन कौन से केस को सेटिस्फाई करता है? दैट इज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, दैट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। वेरी वेरी इजी। अगर आप वर्ड टू वर्ड मेरी बातें बच्चों फॉलो करोगे ना, एक एक चीज ढंग से धीरे धीरे अगर आप फॉलो करोगे, पेन कॉपी लेके बैठोगे, उसको लिखोगे, सॉल्व करोगे, तभी कोई भी चीज आपको इतनी डिफिकल्ट नहीं लगेगी। और जो बच्चे इस बात को फॉलो कर रहे हैं वो ये बात फील भी कर रहे होंगे कि हाँ जो सर कह रहे हैं उसमें वाकई ही कुछ बात है। आप फॉलो कर लो बच्चों, बाकी सब बातें एक तरफ रखो, आप सिर्फ मेरी बातें फॉलो करो, पेन कॉपी लेके उसको सॉल्व करो मेरे साथ साथ, ठीक है? अगर आपको थोड़ा भी पॉजिटिव लग रहा हो कि हाँ ठीक है आपको कुछ समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है आपको लेक्चर, तो चैनल सब्सक्राइब करो, प्रेस द बेल आइकन, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि मैंने कोई वीडियो अपलोड किया है जो डेफिनेटली आप बच्चों की हेल्प करने वाला है, राइट? सो इतना क्लियर है बच्चों, 3 एग्जांपल्स हमने देखे, इतना क्लियर है। अब बढ़ते हैं थोड़े अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम, ओनली कॉन्सेप्ट फॉर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। उससे रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, वीडियो एंड तक देखना। बढ़ते आगे, चलो बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का मतलब क्या है बच्चों? कौन सी कंडीशन हमें अप्लाई करनी होगी? देखते हैं सॉल्यूशन, देखो ध्यान से। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है? अब आप चाहो तो 5 को इधर लाके -5 कर सकते हो, 8 के -1 ये पूरा का पूरा इधर लाके आप माइनस कर सकते हो, लेकिन इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको बस कंडीशन सेटिस्फाइड ढंग से कराना आना चाहिए। तब आप चाहते हो कि आपको कांस्टेंट टर्म अगर यहाँ लेनी है तो इस पूरे ब्रैकेट को भी यहाँ लेना होगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस तो कैंसिल होना ही है, ठीक है? तो हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, नीड नॉट टू वरी। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ऐसा क्यों बोला था नहीं यूज कर सकते? क्योंकि बच्चों एक बार प्रैक्टिस में आपको लाना है, एक बार आप प्रैक्टिस में तो आओगे ना, एक सिस्टम तो फॉलो करोगे ना, तभी तो साइंस का ध्यान रहेगा। चलो नेक्स्ट हम a1 अपॉन a2 लिख देते हैं। a1 अपॉन a2, a1 क्या है? x का कोफिशिएंट 1, a2 क्या है? नीचे वाले x का कोफिशिएंट k+1 इक्वल टू b1 अपॉन b2 मतलब y का कोफिशिएंट इधर, y का कोफिशिएंट इधर, ऊपर क्या है? k+1 और नीचे b2 क्या है? 9 इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो पता ही है, ये सर 5 है और नीचे 8k-1, ठीक है? अब करना क्या है हमें ये तीनों ही कंडीशंस सेटिस्फाई करवानी है साइमल्टेनियसली, एक साथ। तो अब हमें k की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई कर दे। कैसे करेंगे देखो, तो हम इसमें 2 इक्वेशंस बनाएंगे बच्चों, एक बार तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे और दूसरी बार इन दोनों को इक्वेट करेंगे। तो हम केस 1 ले लेते हैं। फर्स्ट केस क्या है? 1 अपॉन k+1 इक्वल्स टू k+1 अपॉन 9, और सेकेंड केस जो हमें सेटिस्फाई कराना होगा दैट विल बी k+1 अपॉन 9 इक्वल टू 5 अपॉन 8k-1। बस हमें सिर्फ ये 2 इक्वेशंस सॉल्व करनी है, दोनों इक्वेशन सॉल्व करके k का हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चलो, ये तीनों इक्वल है, मतलब ये इसके भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है, इसीलिए हमने ये 2 इक्वेशंस जनरेट कर दी। चलो सर, तो फर्स्ट केस लेते हैं अपन, 1 अपॉन k+1 इक्वल टू k+1 अपॉन 9। इट इम्प्लाइज, ध्यान से देखो, k+1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, k+1 इंटू k+1 इक्वल टू 9 इंटू 1 9। इट इम्प्लाइज k+1 इंटू k+1 क्या होगा? k+1 का स्क्वायर होगा क्या? इक्वल टू 9। ध्यान से देखो बच्चों, ये स्क्वायर है, होल स्क्वायर, k+1 होल स्क्वायर इक्वल टू 9। इट इम्प्लाइज, आपको ध्यान होगा मैंने एक बार कॉन्सेप्ट बताया भी है, इफ a square equal to 16 then a will be equals to ±4। ये जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने वीडियोस स्टार्टिंग टू एंड सब देखा है, उन्हें पता होगा ये कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है? a square equal to 16 then a equals to ±4, मतलब 4 का स्क्वायर करोगे तो भी 16 आएगा, -4 का स्क्वायर करोगे तो भी 16 आएगा। तो जब आप स्क्वायर रूट लेते हो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इन 16 का स्क्वायर रूट +-4 आएगा। सो हम कह देंगे टेकिंग व्हाट? टेकिंग
स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्या मिलेगा हमें, यहां आ जाएगा k प्लस 1 दैट विल बी इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा प्लस माइनस 3, ध्यान रखना, ठीक है। तो एक बार हम ले लेंगे k प्लस 1 इक्वल टू 3, एक बार ले लेंगे k प्लस 1 इक्वल टू माइनस 3, ध्यान से देखना k प्लस 1 3 भी होगा और k प्लस 1 माइनस 3 भी होगा, दैट मींस k विल बी इक्वल्स टू 3 माइनस 1, k इक्वल टू 2, मेरा एक आंसर आ गया। और दूसरा आंसर आ जाएगा मेरा k इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 1, मतलब k इक्वल्स टू माइनस 4। ये दो मेरे पॉसिबल आंसर्स हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमने केस 1 सॉल्व किया बच्चों, हमें केस 2 भी सॉल्व करना है। केस 2 सॉल्व करेंगे, k की फिर से दो वैल्यूज आएंगी और फिर हम चेक करेंगे दोनों केसेस में k की कौन सी वैल्यू कॉमन है, विच वैल्यू ऑफ k इज कॉमन, वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही कंडीशंस सेटिस्फाई करानी है, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, है कि नहीं। चलो तो सेकंड हम यहां सॉल्व कर देते हैं। सेकंड क्या है, k प्लस 1 अपॉन 9 इक्वल टू 5 अपॉन 8k माइनस 1। समझ में आया कैसे किया, ये हमने उठाकर वहां लिख दिया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8k माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8k माइनस 1 इंटू k प्लस 1 इक्वल टू 9 5 जा 45, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास ये एक फाइनल इक्वेशन आ चुकी है, ठीक। अब एक तरीका तो क्या है, आप ब्रैकेट्स खोल दो, फिर एक इक्वेशन बनेगी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो, लेंथी करो। दूसरा तरीका क्या है, k इक्वल टू 2, k इक्वल टू माइनस 4 इसमें पुट कर दो, पुट k equals to 2 and k equals to minus 4 in this equation। जो सेटिस्फाई हो जाएगा, k की जो वैल्यू सेटिस्फाई कर देगी इस इक्वेशन को, वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, k equals to 2, तो ये हो गया 8 2 जा 16 माइनस 1 और ये 2 प्लस 1, ठीक है। दिस थिंग मस्ट बी इक्वल टू 45, देखते हैं 16 माइनस 1 15 एंड 2 प्लस 1 इंटू 3, ओके। तो हमारा आंसर आ गया 45 इक्वल्स टू 45, दैट मींस यस k इक्वल्स टू 2 इज द करेक्ट आंसर। अब k इक्वल टू माइनस 4 सेटिस्फाई करा के देखते हैं, तो ये आ गया 8 इंटू माइनस 4 माइनस 32 माइनस 1, ये आ जाएगा माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू 45, ये चेक करना है, प्लस 1 इक्वल टू 45, ये चेक करना है हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम कह देंगे माइनस 32 और माइनस 1 माइनस 33, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3, ये 45 हो रहा है क्या, तो माइनस माइनस प्लस 33 3 99, क्या ये 45 के इक्वल होता है क्या, नहीं, दैट मींस नो, k equals to minus 4 is what, rejected, is rejected, very very easy। तो हमें बच्चों करना कुछ भी नहीं है, हमें सिंपली इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करना है, इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेट करना है, बस। ये जो तीन केसेस बने हैं ना, 1 इक्वल टू 2 एंड 2 इक्वल टू 3, बस इस तरीके से इक्वेट करके देखना है। किसी एक तरीके से हमारा आंसर आ गया 2 इक्वल टू एंड माइनस 4, k इक्वल्स टू 2 एंड k इक्वल्स टू माइनस 4। हमें सिंपली k इक्वल्स टू 2 k इक्वल टू माइनस 4 इसमें पुट कर देना है, किसमें, ये जो सेकंड इक्वेशन है, और देखना है LHS RHS इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो k इक्वल्स टू 2 और k इक्वल्स टू माइनस 4 में, 2 में तो सर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी और माइनस 4 में नहीं हो रही थी, तो हमने माइनस 4 को रिजेक्ट कर दिया, हमारा आंसर आ गया k इक्वल्स टू 2। अच्छा सर आपने ऐसा क्यों किया, इसको इससे इक्वेट किया और इसको इससे इक्वेट किया, सर फर्स्ट और थर्ड को भी तो इक्वेट कर सकते थे, किसको, फर्स्ट और थर्ड को करके देख लेते हैं फटाफट, है ना, दिक्कत की क्या बात है। फर्स्ट और थर्ड मतलब 1 अपॉन k प्लस 1, ये 5 अपॉन 8k माइनस 1 के भी इक्वल होना चाहिए, है कि नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दैट मींस 8k माइनस 1 इक्वल्स टू 5 इंटू k प्लस 1, दैट मींस 8k माइनस 1 इक्वल्स टू 5k प्लस 5, है कि नहीं। दैट मींस 5k इधर आ जाएगा 8k के पास में, तो ये हो जाएगा 8k माइनस 5k, 8k माइनस 5k इक्वल टू ये 5 प्लस 1, तो ये आ गया मेरे पास 8k माइनस 5k 3k इक्वल्स टू 5 प्लस 1 मतलब 6, दैट मींस k इक्वल्स टू 2। देखा आपने, हमने ये पहले दो चीजें ये सॉल्व किया था और इसको सॉल्व किया था, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व ही नहीं किया। अगर फर्स्ट और थर्ड को हम सॉल्व कर लेते तो k इक्वल्स टू 2 आ जाता, और 2 में और इस पूरे सॉल्यूशन में क्या कॉमन है, k इक्वल्स टू 2,
यहाँ पे 2 और -4 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, हम सिंपली कहते थे k इक्वल टू हमारा आंसर है। लेकिन चलो अच्छा हुआ हमने ये केस भी एक बार सेटिस्फाई करा के देख लिया, सॉल्व करके देख लिया। क्या पता पड़ा हमें कि हमें इस तरीके से भी सॉल्व करना पड़ सकता है। अननेसेसरी किसी इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की तरफ ले जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली एक केस से वैल्यूज आ गई k इक्वल टू 2 k इक्वल टू -4, उसको उठा करके हम इधर पुट भी कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं है। देखो बच्चों, ये सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देखो ना बोर्ड क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे। आप थोड़ा सोचो कि बोर्ड आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपको होनी चाहिए, है कि नहीं। कॉन्सेप्ट यूज किया हमने a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 और उससे रिलेटेड देखो कितनी अच्छी कैलकुलेशन करके हम हमारे फाइनल आंसर तक आ गए, है कि नहीं। आई गेस आपको वीडियो बच्चों अच्छा लगा होगा। बस वीडियो में आप एंड तक बने रहो, हम आगे और अच्छे एग्जांपल्स करने वाले हैं। वीडियो बस आप एंड तक देखो, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एज यूनिक सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। दो बार में हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक बार तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए और दूसरी बार नो सॉल्यूशन के लिए। तो सॉल्यूशन करते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट पार्ट यूनिक सॉल्यूशन है ना, यूनिक सॉल्यूशन दैट इज इक्वेशन में देखो ये -15 लिखा है, ये 5 है, समझ में आ रहा है कुछ। इक्वल टू के बाद है तो हमको इसे इक्वल टू के पहले लेके आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट लेफ्ट साइड में है तो ये कांस्टेंट को भी लेफ्ट साइड में लाना पड़ेगा। दैट मींस x + 2y - 5 = 0 और ये हो जाएगा 3x + ky - 15 = 0। अब हम कर सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है, याद है सबको। यूनिक सॉल्यूशन दैट इज a1/a2 not equal to b1/b2। दैट मींस 1/3 not equals to b1/b2 मतलब 2/k। अब सर c1/c2 तो आया ही नहीं, ऐसे टाइम वेस्ट कर दिया अपन ने। सिस्टम तो फॉलो करना पड़ेगा ना यार, जिस सिस्टम से हमको आगे बढ़ना है वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा। चलो सो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मींस ये k * 1 आ जाएगा, k नॉट इक्वल टू की जगह सेम 3 2 6। तो ये मेरा आंसर हो गया, k नॉट इक्वल टू 6। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब k की वैल्यू 6 नहीं होगी। तो हमने पहला सवाल तो फटाफट सॉल्व कर लिया। अब दूसरा देखते हैं, सेकंड केस। सेकंड केस है नो सॉल्यूशन। सेकंड केस है बच्चों नो सॉल्यूशन। इट इंप्लाइज व्हाट, कंडीशन क्या होती है बोलो, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। याद है नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइंस, हाँ, और यूनिक सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस। एक पॉइंट आता था इंटरसेक्शन का। चलो ऐसे रिकॉल करते जाना चाहिए बीच बीच में जो हमने पढ़ा है। तो नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब कंडीशन हमको पता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। कैसे करेंगे, इट इंप्लाइज वैल्यू रख दो a1/a2 मतलब ये रहेगा हमारा इक्वेशन। जो हमको फॉलो करना है वो ये है ना, क्योंकि ये 5 को हमने यहाँ पर करके -5 कर दिया। चलो तो a1/a2 मतलब 1/3 इक्वल टू b1/b2 मतलब 2/k नॉट इक्वल टू का मतलब -5/-50। क्या ये दोनों ही इक्वलिटीज सेटिस्फाई होनी चाहिए क्या, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। ये चीज इसके भी इक्वल होगी, ये चीज इसके भी इक्वल होगी। इट इंप्लाइज हम कह देंगे 1/3 = 2/k एंड 2/k नॉट इक्वल टू -5/-50। क्या ये चीज समझ में आ रही है सबको? 1/3 = 2/k ये लिख दिया एंड 2/k नॉट इक्वल टू -5/-15। ये दोनों साथ में सेटिस्फाई होनी चाहिए। चलो इट इंप्लाइज k इक्वल टू 3 × 2 मतलब क्या आ गया मेरे पास 6। और यहां पर अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो -5k नॉट इक्वल्स टू -15 × 2 -30 माइनस कैंसिल, k नॉट इक्वल टू 30/5 मतलब k नॉट इक्वल टू 5 6। क्या ये दोनों चीजें साथ में सेटिस्फाई हो सकती हैं क्या? k इक्वल टू 6 एंड k नॉट इक्वल टू 6 साथ में तो कभी ये पॉसिबल है ही नहीं। साइमल्टेनियसली दिस रिजल्ट इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है क्या, सोचो। इज इट पॉसिबल कि k की वैल्यू 6 भी हो जाए और k की वैल्यू 6 नहीं भी हो जाए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दैट मींस देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। इसका लिखना, इसको हमको लिखना आना चाहिए।
that is there exists no real value of k for which this system of linear equations has what? No solution. ये होगा हमारा आंसर. ऐसे रिटर्न में लिखना पड़ेगा आपको. देखो बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्यों? एक रीजन तो ये है कि ये बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है. दूसरा ये है इसमें कॉन्सेप्ट है. कॉन्सेप्ट क्या है कि फर्स्ट तो देख लिया हमने k नॉट इक्वल टू 6 आ गया. ठीक है सर, यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन जो है वो k नॉट इक्वल टू 6 है. सिंपल. तो k की वैल्यू देखो 6 नहीं होनी चाहिए. ये तो सिंपल है. यूनिक सोल्यूशन के लिए ये हमने फाइंड आउट कर लिया. दूसरा, नो सोल्यूशन के लिए हमने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया और देखा एक बार k इक्वल टू 6 आ गया, एक बार k नॉट इक्वल टू 6 आया. इसका मतलब क्या है? देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ k for which the system of given equations has no solution. That is it. इतना सा कॉन्सेप्ट है. इस तरीके के क्वेश्चंस को थोड़ा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स में. राइट. सो आई गेस आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने किया है. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. बच्चों, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये लास्ट क्वेश्चन है. देखो क्या बोल रहा है ये. फाइंड द वैल्यूज ऑफ p and q for which the system of equations has infinite solutions. वेरी इजी. कितना तो हमने कर ली इस तरीके की प्रैक्टिस. एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. चलो भाई. 2x plus 3y equal to 7, p plus q into x plus 2p minus q into y equals to 21. Very easy. Infinite solution. क्या कंडीशन है पता है क्या? a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. बस. That is a1 क्या है, a2 क्या है, 2 upon a2 क्या है, p plus q. Complete bracket आएगा. ठीक है. b1 upon b2 मतलब 3 upon 2p minus q equal to c1 upon c2. अब या तो -7 by -21 लिखो या फिर सिंपली 7 by 21 लिख दो. वन और दी सेम थिंग. डरने की जरूरत नहीं. चलो. दैट मींस 2 upon p plus q equals to 3 upon 2p minus q equals to 7 on the 7 3s है ना. दैट इज 1 by 3. क्लियर. अब एक बात समझो. अगेन हमको दो इक्वेशंस मिलेंगी. कैसे? एक तो हम इसको और इसको इक्वेट कर देंगे, एक सेकंड और थर्ड को इक्वेट कर देंगे. सो फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन बनेगी दिस विल बी इक्वल टू दिस. दैट मींस 2 अपॉन p प्लस q विल बी इक्वल्स टू 3 अपॉन 2p माइनस q. और दूसरा जो हमारा केस बनेगा दैट विल बी दिस इक्वल टू दिस. मतलब 3 अपॉन 2p माइनस q इक्वल टू 1 by 3. ध्यान से देखो कुछ गलत लिखा है क्या? चेक करो. क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है डेटा को. जो भी डेटा हम लोग लिख रहे हैं उसको क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है. 2 upon p plus q equal to 3 upon 2 minus q. ठीक है. दूसरा लिखा 3 upon 2p minus q equal to 1 by 3. सही है. चलो. दैट मींस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 को इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे. 2 into 2p minus q equal to 3 into p plus q. कोई दिक्कत? 2 को दिस ब्रैकेट से एंड 3 को इस ब्रैकेट से. तो अगर 2 into 2 4p minus 2q equal to 3 to p. 3p plus 3q. p को इधर ले आते हैं, q को उधर ले जाते हैं, यहाँ दोनों को इधर ले आते हैं. चलो. 4p minus 2q ये हो जाएगा minus 3p ये हो जाएगा minus 3q equal to 0. सही है ना. ये तो एज इट इज आ गया. इसका साइन यहाँ आके ये पूरा टर्म हमने यहाँ लिया है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा. ठीक है. minus 3p minus 3q. ओके. सो ये आ गया 4p minus 3p. लाइक टर्म्स को क्लब करेंगे. 4p minus 3p p minus 2q minus 3q मतलब minus 5q equal to 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 फॉर मी. p और q में एक रिश्ता मिल गया. दूसरा रिश्ता यहाँ से मिल जाएगा. इट इंप्लाइज क्या आ गया? 2p minus q into 1. 2p minus q equal to 3 3 is 9. 2p minus q equal to 9. इक्वेशन नंबर 2. 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. व्हाट डू वी गेट? सोचो. दोनों इक्वेशन को लिख दो. p minus 5q equal to 0 और दूसरा है 2p minus q equal to 9. दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है. क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यस सर. इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 2 से. तो ये 2p बन जाएगा. दैट मीन्स
2p minus 10q equal to 0, 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर वाली इक्वेशन को, नीचे इक्वेशन एज इट इज 2p minus q equal to 9, साइन चेंज होगा क्योंकि p कैंसिल हो रहा है, माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल, तो माइनस 10q प्लस q माइनस 9q है ना, माइनस का साइन क्यों आया ध्यान से देखना, प्लस माइनस से बड़े ही केयरफुल रहना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना इस बात को, आपको हमेशा माइनस और प्लस से केयरफुल रहना है। ये माइनस 9q इक्वल टू 0 माइनस 9 माइनस 9 कैंसिल कैंसिल, q इक्वल टू 1, q इक्वल टू 1 आ जाएगा ना 9/9, और q की वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर देंगे। लास्ट पार्ट हम यहाँ कर रहे हैं ना, लास्ट पार्ट कंफ्यूज मत होना, वहां जगह नहीं थी बस इसलिए हम यहाँ कर रहे हैं। सो p minus 5q equal to 0, that means p minus 5 into 1 equal to 0, that means p equal to 5. So p मेरा आ गया 5 and q आ गया 1, पूरा आंसर एक बॉक्स में डाल के हम लिख देंगे। तो सिंपल सी बात है बच्चों, हमारा आंसर है p equals to 5, q equals to 1. So the values of p is 5 and q is 1, for which the system of equations will have infinite solution. So this was the last question बच्चों। इस टॉपिक से रिलेटेड हमने काफी थ्योरी पढ़ी और बहुत सारा हमने क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया। आई गेस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि यस जय सर ने एक वीडियो अपलोड किया है जो आप लोगों की हेल्प करने वाला है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, the most complicated topic of class 10th, word problems. linear equation की word problems 7-8 तरीके की different conditions हैं, उनके अंडर word problems बनती हैं, जैसे board problems हो गया, age problems हो गई, work and time हो गया, बहुत time and distance and speed, इस तरीके के कुछ topics हैं। इनके अंडर, इन headings के अंडर हम word problems solve करने वाले हैं। बहुत ही मजा आएगा, पूरा टॉपिक हम डिफरेंट वीडियो में ही कवर करेंगे, बहुत लेंदी होने वाला है और बहुत मजा आने वाला है कैलकुलेशंस में। तो आप लोग सिर्फ हर वीडियो में एंड तक बने रहा करो बच्चों। एंड तक जो बच्चे इस वीडियो में बने रहे हैं, जिन्होंने मेरे वीडियोस एंड तक देखे हैं, जिन्होंने देखा है वाकई कितना एंड में जाके हम लोग पूरा उस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं एक अच्छे न्यूमेरिकल के साथ, उन्हीं बच्चों को पता है कि वीडियो एंड तक देखने का क्या फायदा होता है, राइट। तो आप लोग सिर्फ वीडियो में एंड तक बने रहा करो, दैट इज इट। और पेन कॉपी लेके बैठा करो हमेशा, तभी जाके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट बैठेगा, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। अभी के लिए इतना बहुत है बच्चों, थैंक यू सो मच।